ये मेरे प्यार पर छत आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायोलॉजी यानी कि क्वेश्चन बैंक का दूसरा चैप्टर का बात करने वाले हैं। बायोलॉजी का प्रश्न जो चैप्टर नंबर 2 में आ रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन क्या कर रहा है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग प्लांट क्या कर रहा है कि रिप्रोडक्शन इन फॉलोइंग प्लांट्स। चलिए मेरे प्यारे साथ इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले आप लोग को वो तमाम सारे प्रश्न बताने वाले हैं क्वेश्चन बैंक का, जो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाले हैं। और सभी छात्र से एक बार हाथ जोड़कर निवेदन है कि एग्जाम जो आ रहा है ना आप लोग का 1 जनवरी से मेरे प्यारे छात्र, तो आप लोग अपना दिल और दिमाग एक जगह रख लीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि ये एग्ज़ाम जो आप लोग का है फाइनल एग्जाम है। तो सभी मेरे प्यारे छात्र से एक बार हाथ जोड़ करना निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा, ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई भी दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं मेरे प्यारे छात्र की जो भी छात्र मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए आते हो तो चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। और तब तक के लिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 1 में कह रहा है कि हवा के द्वारा परान्नित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं। प्रश्न कर रहा है कि हवा के द्वारा परान्नित होने वाले फूलों को क्या कहते हैं, मतलब हवा के जो द्वारा परान्नित होता है उनके फूलों को हम क्या कहते हैं। तो उनके फूलों को कहते हैं वायु परान्नित। क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है कि हवा में जो परान्नित होता है उसे हम क्या कहते हैं, वायु परान्नित। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला पूछेंगे दूसरा में कह रहा है कि अनुनियमिल पुष्प निश्चित रूप से क्या होते हैं, कि अनुनियमिल पुष्प निश्चित रूप से क्या होते हैं। सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा, स्वपरान्वित क्या होता है, स्वपरान्वित। याद रखेंगे कि अनुमिन्यलिय पुष्प निश्चित रूप से क्या होते हैं, स्वपरान्वित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे, स्वपरान्वित। चलिए तीसरा में देखेंगे, तीसरा में कह रहा है कि एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम क्या होता है, कि एंटोमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम क्या होता है। सभी मेरे प्यार शायद देख लीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कि एंटीमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम क्या होता है। तो 3 का देखेंगे और 3 का आपका आंसर कहता है कीट। क्या कहता है, कीट। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कीट। चलिए अगला देखेंगे 4 में कह रहा है कि नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ क्या होता है। नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ क्या होता है। सभी मेरे प्यार से देखिएगा कि नारियल में तरल एवं गद्देदार पदार्थ क्या होता है। तो नारियल में जो है ना भ्रूणपोष होता है ना, तरल और गद्देदार होता है। क्या होता है, भ्रूणपोष। क्या कहते हैं, भ्रूणपोष क्या होता है, तरल और गद्देदार। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 5 में क्या कह रहा है। 5 में कह रहा है कि मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिकाओं में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। प्रश्न कर रहा है कि मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु जो होता है और उसके कोशिका में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। स्पर्म का जो मोटोसाइट्स होता है उसका स्पर्म की संख्या कितनी होती है, तो वो होता है आपका 44। कितनी होती है, याद रखेंगे कि मनुष्य का जो प्राइमरी शुक्राणु होता है उसका स्पर्म्स ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है, 44। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 में कह रहा है कि पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं, कि पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। याद रखेंगे सभी मेरे प्यार छात्र कि पुष्पीय पौधों के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो पुष्पीय का जो पौधा वो 3N होता है, मतलब 3N भ्रूणपोष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला देखेंगे 7 में कह रहा है कि युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं। युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक बनने की क्रिया कहते हैं युग्मक जनन। क्या कहते हैं, युग्मक जनन। प्रश्न कर रहा है कि युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन। सभी मेरे प्यार छात्र देखिएगा कि युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे। चलिए अगला का बात करते हैं, तो अगला आपका आता है 8 में प्रश्न करा कि हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। याद रखेंगे सभी छात्र कि हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। 8 का आपका आंसर आ जाएगा इनमें से कोई नहीं, यानी कि ना पत्तियों पे ना तने में। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 9 में कह रहा है कि परागकण का ब्रह्मचोल बना होता है। परागकण का जो ब्रह्मचोल होता है वो किससे बना होता है। तो परागकण का जो ब्रह्मचोल होता है वो स्पोरोपोलिन से बना होता है।
स्पोरोपोलेनिन से बना होता है ब्रह्मचोल। परागकण का जो है ना स्पोरोपोलेनिन के से बना होता है ब्रह्मचोल। इसका ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 में करा कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है। 10 का देखेंगे कि निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है, तो ए और बी दोनों, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम, ए और बी दोनों। चलिए 11 का दोहरा निषेचन में भाग लेने वाला कुल केंद्रक संख्या कितनी होती है। दोहरा निषेचन में भाग लेने वाला कुल केंद्रक की संख्या कितनी होती है। 11 का देखेंगे और 11 का आपका आंसर जो होता है ना वो आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा 5। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। चलिए 12 में करा गया किसमें इंडोस्पर्म करा तथा क्ल्यूसिस हो जाता है, कि किसमें इंडोस्पर्म करा तथा क्ल्यूसिस हो मतलब क्लियर्स हो जाता है। मतलब कौन ऐसा चीज़ है जो इंडोस्पर्म का करा तथा क्लियर्स हो जाता है। तो क्लियर्स हो जाता है तो वो आता है फैटलोफेस एवरीवेयर। क्या होगा फैटलोफेस एवरीवेयर, फैटलीफेस एवरीवेयर। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 13 में कि हरा नारियल डाब में निहित दुधिया जल है, कि हरा नारियल डाब में निहित दुधिया जल है। याद रखेंगे हरा जो नारियल होता है वो डाब में निहित दुधिया जल रहता है। तो 13 का आपका कह रहा है 13 का आपका क्या कह रहा है कि हरा नारियल डाब में निहित दुधिया जल है। तो 13 का आपका आंसर लगाना है डिगेनरेटेड लेट्यूड फ्री नेचुरल इंडोस्पर्म। तो इसका आंसर हो जाएगा हरा डाब का सी। चलिए अगला देख लेंगे हम 14 का। 14 में कह रहा है कि किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है और सेंचुरीडाइड में इसकी संख्या क्या होगी। मतलब किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है और सेंचुरीडाइड्स में इसकी संख्या क्या होगी। 14 का देखना है तो इसकी संख्या जो होता है ना वो हो जाएगा आपका 7। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम 7। 7 दूनी 14। चलिए 15 का कि मक्का यानी कि मकई में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं। मतलब मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को क्या कहते हैं। तो चलिए हम जानते हैं इसे हम क्या कहते हैं। तो एंडोस्पर्म यानी कि मक्का का जो एंडोस्पर्म होता है उसे हम क्या कहते हैं एल्यूरोन भित्ति। क्या कहते हैं एल्यूरोन भित्ति। याद रखेंगे मक्का का एंडोस्पर्म की क्या कहते हैं तो एल्यूरोन भित्ति। ऑप्शन नंबर डी। चलिए 16 में कि एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं। कि एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन से कितने नर युग्मन बनते हैं। तो चलिए हम जानते हैं एक अर्धसूत्री कोशिका भाजन से कितने नर युग्मन बनते हैं। तो वो आपका आता है 4 नर युग्मन बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे 17 में। 17 में कह रहा है कि एमएमसी में 24 गुणसूत्र है। इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी। कि एमएमसी में 24 गुणसूत्र है और इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी। तो 17 का आपका आंसर हो जाएगा 36। क्या होगा 36। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे हम 36। चलिए 18 में कह रहा है कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। 18 का देखेंगे कि आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा वानवीर। क्या होगा वानवीर। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम वानवीर। चलिए 19 में देखेंगे। 19 में कह रहा है कि एस्ट्रोबायलेथस कुंथियाना नीला कुंजरी 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है और विगत 2006 ईस्वी के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। यह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। मतलब प्रश्न कर रहा है कि एस्ट्रोबायलेथस और कुंथियाना नीला कुरंजी 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है और विगत 2006 के सितंबर अक्टूबर में पुष्प लगा था। तो यह किस पहाड़ी क्षेत्र में यह चीज़ किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। तो केरल एवं कर्नाटक में ये देख करके आप लोग को पता करना है आंसर। ऑप्शन नंबर ए।
चलिए अगला देखेंगे 20 का कि एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है, याद रखेंगे कि एंडोस्पर्म द्वारा किसे पोषण दिया जाता है। 20 का देखेंगे भ्रूण को, क्या हो जाएगा भ्रूण को, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे भ्रूण को। चलिए अगला देखेंगे 21 का। 21 में कह रहा है कि आवर्त बीजी में निषेचन बना होता है, कि आवर्त बीजी में निषेचन होता है, याद रखेंगे आवर्त बीजी में निषेचन होता है। 21 का देखेंगे और 21 का हो जाएगा भ्रूण कोश, क्या होगा भ्रूण कोश, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे हम भ्रूण कोश। चलिए अगला देखेंगे हम 22 का। 22 में कह रहा है कि निषेचन के बाद बीज के बीज आवरण किसके बना होता है, कि निषेचन के बाद बीज के बीज आवरण किससे बना होता है। तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा इंटरग्यूमेंटेंट्स, ऑप्शन नंबर बी एंटीग्यूमिटेंट्स। चलिए अगला देख लेंगे हम 23 में कि निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन निषेचन के लिए आवश्यक है, तो निम्नलिखित में निषेचन के लिए आवश्यक है ओव्यूल, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, मतलब ओव्यूल जो है ना निषेचन के लिए सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ओव्यूल। चलिए 24 में कि पक्षी द्वारा परागकण को क्या कहते हैं। पक्षी द्वारा परागकण को क्या कहते हैं, तो पक्षी द्वारा परागकण को कहते हैं ऑर्निथोप्ली, याद रखेंगे पक्षी द्वारा परागकण को कहते हैं ऑर्निथोप्ली, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 25 में। 25 में कह रहा है कि किसी आवर्त बीज के भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं, इसकी जुग्मन गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। कि किसी आवर्त बीजी के भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र होते हैं और इसके युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। 25 का हो जाएगा 8, क्या होगा 8, ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे हम 8। चलिए 26 में कि लीची का खाया जाने वाला भाग क्या होता है। लीची का खाया जाने वाला भाग क्या होता है। 26 का हो जाएगा आपका फ्लेल्स एयरली, क्या होगा फ्लेल्स एयरली, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे फ्लेल्स एयरली। चलिए अगला देख लेंगे हम 27 में कि एक मटर पौधे में 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी है। एक मटर के पौधे में 400 बीज निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी है। कितने अर्धसूत्री विभाजन की संख्या जरूरी है, तो 27 का देखेंगे 500, कितना हो जाएगा 500, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम 500। चलिए 28 में कह रहा है कि न्यू सेल्स या इंटरगेमेंट इंटीगेमेंट में अतिरिक्त भ्रूण का निर्माण को क्या कहते हैं। मतलब न्यू सेल्स या इंटीगेमेंट से अतिरिक्त भ्रूण के निर्माण को क्या कहते हैं। तो भ्रूण के निर्माण को हम क्या कहते हैं, तो कहते हैं पॉलीइम्ब्रायोनी, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, यह लड़कियों में पाया जाता है पॉलीइम्ब्रायोनी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे 29 का। निम्नलिखित में कौन एथर वाला का हिस्सा नहीं है। मतलब निम्नलिखित में कौन एथर वाला का हिस्सा नहीं है, तो चलिए हम जानते हैं एंडोथेलियम। मतलब निम्नलिखित में कौन एथर वाला का हिस्सा नहीं है, तो एंडोथेलियम, ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम एंडोथेलियम। चलिए लास्ट देखेंगे हम 30 का कि एग एपर्ट्यूस बना होता है। एग एपर्ट्यूस किससे बना होता है, चलिए हम जानते हैं कि एग एपर्ट्यूस बना होता है दोनों से, एवं तथा बी, यानी कि एग सेल्स और एग कैल्स साइंसरी गिड्स, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मेरे प्यारे छात्र, मेरा ये वीडियो आप लोग को कैसा लगता है प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं मेरे प्यारे छात्र। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि आप सभी छात्र के लिए एग्ज़ाम में 100 मार्क लाने के लिए हम इससे भी बढ़िया वीडियो लेके आए। तो सभी छात्र से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आते हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके वॉच टाइम ज़रूर बढ़ाएं। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।